बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, 1100 अरब के पैकेज के अनाउंसमेंट के बाद अब एक खामोशी है। ये वाज़े नहीं हो पा रहा कि इसमें किसका कितना हिस्सा होगा। वफाक ये कहता है कि ये सारा पैकेज ही उनका डिज़ाइन करता है, जबकि सूबा ये कहता है कि इसमें बड़ा हिस्सा उनका है, जो ऑलरेडी इससे पहले अनाउंस किया जा चुका था। इसके अलावा आईनी हदूद कौन सी हैं कि जिसमें वफाक सिंध के साथ ताउन कर सकता है या सिंध के किसी मनसूबे में हिस्सा बन सकता है। इससे पहले जो मनसूबे थे उनका क्या मामला है, वो कहाँ तक पहुँचे, सारी चीज़ों का जवाब लेने के लिए मौजूद हैं मुर्तज़ा वहाब साहब के पास, जो तर्जुमान है सिंध हुकूमत के। उनसे पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है, कैसे हल होगा। मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने कहा 802 अरब हमारे हैं और 30-30 अरब करके वफाक जो है वो 3 सालों में देगा। 30 होंगे या 33 होंगे, चलें 100 अरब कर लें। बाकी आपने मजीद भी कोई उसकी बाइफरगेशन बताई थी। अगले दिन ही खुर्रमशेर ज़मान, जो वफाकी हुकूमत के यहाँ पर नुमाइंदे समझे जा सकते हैं, उन्होंने कहा कि जी 350 अरब हमारे हैं, 350 अरब वफाक के हैं, 350 वफाक के हैं, 350 सूबे के हैं, 100-125 अरब बहरिया टाउन से आने और बाकी जो है वो मिल मिला के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हो जाएंगे। ये पैसे हैं किसके, कहाँ से आएंगे? पैसे तो पाकिस्तान की आवाम के हैं और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद के लिए खर्च होने चाहिए। ये जो आपने कहा कि खुर्रमशेर ज़मान साहब वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं, मैं समझता हूँ सबसे पहले तो इस तासुर की थोड़ी सी करेक्शन करने की ज़रूरत है। देखिए, वफाकी हुकूमत कोई सियासी इदारा नहीं है। वफाकी हुकूमत एक आइनी इदारा है और कोई सियासी वाबस्तगी की वजह से आप किसी शख्स को उस इदारे के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। ठीक है। वफाकी हुकूमत का मतलब है वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी काबीना। बिल्कुल ठीक। सूबाई हुकूमत का मतलब है सूबे के वज़ीर आला और उनकी काबीना। ठीक। तो कोई और शख्स इसमें नहीं आता। और ये सिंध गवर्नमेंट का उसूली मौक़िफ़ काफ़ी अरसे से है कि जो PTI के हमारे दोस्त सूबाई सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं वो यहाँ पर ऑपोजिशन में है। बिल्कुल। वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। तो जब इस तरह की वफाकी हुकूमत से सूबाई हुकूमत की मशावरत होती है, बात होती है, तो ये हुकूमतों के दरमियान मामला है, इसको सियासी पॉइंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए। बिल्कुल ठीक। दूसरी चीज़ गवर्नर साहब, कि गवर्नर साहब जो हैं वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। वो एक आइनी पोजीशन है, एक बहुत ही काबिल एहतराम पोजीशन है। उनका अगेन वफाकी हुकूमत का प्रॉक्सी बन के काम करना या उसकी नुमाइंदगी करना, मैं समझता हूँ उनके ओहदे के शायान शान नहीं है। बिल्कुल ठीक है। माजी की बड़ी तलखियाँ वफाक और सूबे के दरमियान रही हैं और उन तलखियों की कुछ वजूहात भी हैं। आपके साथ कई बार मैं बैठा हूँ और हमने बात की है कि वो तलखियों का बुनियादी सबब ये था कि जो वादे वफाक ने सूबाई सिंध के साथ किए और बिलखुसूस कराची शहर के साथ किए, उन वादों को वफा नहीं किया गया। मैं हमेशा जब बात करता हूँ इस हवाले से 3 पॉइंट्स को एलैबोरेट करता हूँ ताकि शहरियों के लिए आसानी हो चीज़ को समझने में। बिल्कुल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कराची शहर से इलेक्ट हुए। उनकी सियासी जमात के 14 अरकान कौमी असम्बली के मेंबर बने और ग़ालिबन 24 या 23 MPs हैं जो कराची शहर से उनके इलेक्ट हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो नेचुरली कराची ने उनको बड़ी इज्जत बख्शी, कराची ने बड़ा उनको मैंडेट दिया और पहली बार ऐसा हुआ कि मुल्क का वज़ीर आज़म कराची से इलेक्ट किया हुआ। ठीक है। नारा भी उनकी कैंपेन का यही था। अब जब वज़ीर आज़म बन गए तो जो किए हुए वादे थे वो वादे वफा नहीं हुए। उनके वादे बहुत सारे MQM के हवाले से थे, उन वादों को वफा नहीं किया। फौरी तौर पर अपनी हुकूमत बनाने के लिए उन्होंने MQM को साथ बिठा लिया। बिल्कुल ठीक। जो MQM से उन्होंने वादे किए कि हम कराची की लोकल गवर्नमेंट को, मेयर को इतने पैसे देंगे, हैदराबाद को इतने पैसे देंगे, वो वादा वफा नहीं हुआ। उन्होंने कराची के सेंसस के हवाले से बात की, वो वादा वफा नहीं हुआ। तो वज़ीर आज़म को तनकीद का सामना करना पड़ रहा था बार बार। तो उस तनकीद से निकलने के लिए वो आए कराची 2019 फरवरी में और उन्होंने बाग इब्ने कासिम पर खड़े होकर ऐलान किया कि मैं कराची को 162 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज दे रहा हूँ। जैसे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट इस वक्त है, शरारती मुस्कुराहट, हम सब के ऊपर एक खुशी की मुस्कुराहट थी क्योंकि हम बड़े खुश हुए कि यार शायद खान साहब जो कराची का हक है वो अदा करने जा रहे हैं, क्योंकि हम बार बार कराची का मुकदमा रखते थे वफाक के सामने और हमने इस स्टेटमेंट को वेलकम किया। एक आम कराची वाले ने स्टेटमेंट को वेलकम किया, कराची के ताजिर ने, बिजनेसमैन ने वेलकम किया। लेकिन फरवरी 2019 से आज हम सितंबर 2020 में आ गए हैं। उस 162 अरब रुपए में से 162 रुपए कराची के ऊपर इन्वेस्ट नहीं हुए। और चूंकि मैं समझता हूँ हुकूमतें नारों पर नहीं चलती हैं, ऐलानात पर नहीं चलती, कागजात पर चलती हैं, तो मैं हमेशा PHDP की जब किताब उठा के देखता हूँ तो PHDP के अंदर मुझे 162 अरब रुपए का
तखय्युलाती फिगर भी नजर नहीं आता कहीं। बिल्कुल ठीक है। राइट, तो ये वादा उन्होंने कराची से वफा नहीं किया, तनकीद इनके ऊपर हो रही थी। उन्होंने कहा जी हैदराबाद में मैं एक यूनिवर्सिटी कायम करूंगा, जिसका इफ्तिताह उन्होंने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के किया, और जिसमें बड़ी मशहूर उनकी तकरीर थी कि मुझे पता चला कि एमक्यूएम वाले कितने नफीस लोग हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हैदराबाद आने का उन्होंने गवारा नहीं किया, लेकिन हैदराबाद की आवाम के लिए उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया कि मैं यूनिवर्सिटी खोलता हूँ। उस यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह हुए हुए कई माह हो गए हैं, साल से ऊपर हो गया है। वो यूनिवर्सिटी कहीं आपको वजूद में नज़र नहीं आती, ना उसका चार्टर अप्रूव हुआ है, ना HEC में इन्वेस्टमेंट है। वो एग्जिस्ट कहाँ करती है, ज़मीन कौन सी होगी, बिल्डिंग कौन सी होगी, नथिंग। तीसरा बड़ा वादा उन्होंने किया था कि मैं थर पार्कर में RO प्लांट्स लगाऊंगा और मोबाइल स्टेट ऑफ द आर्ट एक मोबाइल डिस्पेंसरी और अस्पताल स्टैब्लिश करूंगा। ठीक है। ये तीनों चीज़ें उन्होंने पूरी नहीं की। तो नेचुरली सिंध की आवाम ये कहती है, कराची की आवाम ये कहती है, हैदराबाद की आवाम, थर की आवाम ये कहती है कि यार ये कैसी हुकूमत है जो ऐलान कर देती है और वादे पूरे नहीं होते। तो हम बड़े स्केप्टिकल थे वफाकी हुकूमत के हवाले से। बट कराची के वसीतर मफाद में, चूँकि कराची पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल कैपिटल है, कमर्शियल कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल है, 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, और कराची के अंदर वफाकी हुकूमत का स्टेक बहुत है। बहुत सारे फेडरली कंट्रोल्ड एरियाज हैं कराची शहर के अंदर, गालिबन कोई 10 एजेंसीज हैं इनकी जो इनको कंट्रोल करती हैं। तो इसलिए वफाक की कोऑपरेशन भी लाजमी थी। तो तमाम बैड एक्सपीरियंस के बावजूद वज़ीर आला सिंध ने भरपूर कोशिश की कि जी माजी की तलखियों को बालाए ताक रख के कराची के बेहतरीन मफाद में, सिंध के बेहतरीन मफाद में, पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में बैठते हैं, और साथ डिलिब्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। बिल्कुल ठीक है। हमने इस बात पर जोर दिया कि जी हम जो काम कर रहे हैं वो तो हम कर रहे हैं, हमारी कमिटमेंट है कराची वालों से। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ADP में हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फॉरेन फंडिंग के बेसिस पर हो रही हैं, कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो रही हैं। बट वफाक को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। तो एक कामयाबी तो हमारी हुई कि हमने उनको इस बात पर कायल किया कि वफाक को कराची के अंदर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और 350 अरब रुपए उन्होंने कमिट किए। बिल्कुल ठीक। अब ये 1100 अरब का मैं ब्रेकअप आपको देता हूँ। 350 अरब उनके। अच्छा, ये जो आप ब्रेकअप दे रहे हैं ये ऑफिशियल ब्रेकअप है? ऑफिशियल बिल्कुल। क्योंकि इस वक्त तक जिससे हम पूछते हैं वो कहता है कि अभी तक वाजे नहीं है कि कौन कितना पैसा देगा और पैसा आएगा कहाँ से। आप किसी ऑफिशियल आदमी से पूछेंगे आपको ऑफिशियल फिगर मिल जाएगा। खुरम शेर जमान से पूछेंगे, गवर्नर साहब से पूछेंगे, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका काम नहीं है ये, उनको पता नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा है ना। 750 अरब सिंध हुकूमत का, 749.9 बिलियन टू बी एग्जैक्ट। इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि शॉर्ट टर्म हैं, जो कि इस साल आपको होते हुए नजर आएंगे, कुछ ऐसे हैं जो कि मीडियम टर्म 2 से 3 साल, कुछ ऐसे हैं जो 5 साल पर मुहित हैं। तो ये कोई अगर ये तासुर देता है कि 750 अरब रुपए अगले महीने लग जाएंगे और कराची तब्दील हो जाएगा, नहीं, इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। और ये 750 अरब रुपए किस तरह अरेंज होंगे, इसकी फाइनेंसिंग कैसे होगी, तमाम चीज़ें वर्कआउट की जा चुकी हैं सिंध गवर्नमेंट से। और हम वफाकी हुकूमत के ऐलान से पहले वज़ीर आला सिंध भी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी ये ऐलान कर चुके थे कि 750 बिलियन का हमारा कंपोनेंट है। उन्होंने 800 अरब का फिगर दिया था, लेकिन बाद में जी उसको बाद में 750 कर दिया गया, क्योंकि 50 अरब का कंपोनेंट फेडरल गवर्नमेंट के पास वो चला गया था। सिमिलरली वफाकी हुकूमत का 350 अरब का कंपोनेंट है। उस 350 अरब में कुछ 100 अरब 103 अरब रुपए जो है वो उनके PSDP फंडेड होंगे, यानी कि उनके बजट से आएंगे, और 260 अरब जो है ना वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के होंगे, यानी कि प्राइवेट पार्टी को लेके आएंगे और उसके थ्रू वो लेकर आएंगे। ये उनकी जिम्मेदारी उसमें है। जो अच्छी चीज है वो ये कि उनके काम में हमारी इंटरफेरेंस नहीं, हमारे काम में उनकी इंटरफेरेंस नहीं। ठीक है। तो कराची वालों के सामने कुछ अरसे में क्लियर हो जाएगा कि किसने होमवर्क करके ऐलान किया और किसने किसी को खुश करने के। आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें उनकी इंटरफेरेंस तो चलो ना होना समझ में आता है, लेकिन उनके प्रोजेक्ट तो आपकी सरजमीन पर हो रहे हैं, तो किस तरीके से आईनी तौर पर मुमकिन है कि आप लोगों की इंटरफेरेंस ना हो, आप लोगों की मर्जी के बगैर हो जाए? कराची की डेवलपमेंट के लिए नवाज शरीफ साहब के दौर में एक कंपनी बनी थी, इसका नाम था KIDCL, कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसको इमरान खान साहब ने SIDCL का नाम दे दिया। ठीक है। उस कंपनी के थ्रू ये कराची शहर में डेवलपमेंट करे, हमें कोई एतराज नहीं। ठीक है। हमें एतराज ये है कि जो काम करो वो सही तरीके से करो, क्योंकि आपको पता है ग्रीन लाइन जिस तरीके से बनाई गई, नाजिबाबाद में जो अभी हालिया बारिशों में परेशानी हुई, उसमें एक बुनियादी फैक्टर वो जो स्ट्रक्चर इरेक्ट किया गया था वो आपने स्टॉर्म वाटर ड्रेन के ऊपर कर दिया, तो वो चोक हो गया। तो हम समझते हैं वो काम करें, अच्छी नीयत के साथ करें, कराची वाले फैसला करेंगे कि काम सही हो रहा है, गलत हो रहा है, किसने किया। मैं समझता हूँ बियॉन्ड क्रेडिट ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। जो मेरा ये मौक़िफ़ है
उसकी तायीद असद उमर साहब कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हालिया एक इंटरव्यू में कहा कि भाई मान लिया 750 अरब सिंध हुकूमत के हैं, लेट स्टार्ट वर्क। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उनके स्टेटमेंट के बाद अब इसके ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि 750 अरब कहाँ से आएंगे। इसमें एक मैं आपके सामने और नुक्ता रखना चाहूँगा। ये कहते जी बहरिया टाउन के पैसे, बहरिया टाउन के पैसे क्या वफाक के पैसे हैं? सिंध की जमीन है, सिंध की जमीन थी, मलीर की जमीन है, सिंध की जमीन है, किसका हक है उस पैसे के ऊपर? मलीर की आवाम का, सिंध की आवाम का। हमारी 2 साल से दरखास्त पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में हमारी सिंध हुकूमत की कि पैसे हमें मुंतकिल करें, कोई बेशक आप मॉनिटरिंग जज अपॉइंट कर लें, उसको सुपरवाइज करें, बट वो पैसा सिंध की आवाम के फलाह बहबूद के लिए खर्च होना चाहिए, बिलखुसूस मलीर की आवाम के फलाह बहबूद के लिए खर्च होना चाहिए। हमारा ऑफिशियल स्टेटेड पोजीशन है सुप्रीम कोर्ट के सामने। फेडरल गवर्नमेंट ने हमारी एप्लीकेशन की मुखालफत की है, ठीक, इन राइटिंग की है। वो कहते हैं पैसे हमारे। उनके जो यहाँ पे जो मेंबरान सूबाई असम्बली है या कौमी असम्बली है, वो तो ये समझते हैं, बल्कि कहते हुए ऑन रिकॉर्ड भी कहते हैं कि ये पैसा सिंध का है, सिंध के पास आना चाहिए। दोगली पॉलिसी समझते हैं आप ये? यही तो वो खुला तजाद है। ये बिल्कुल आपने सही की। मेरे सामने टीवी प्रोग्राम्स पे, चूंकि टीवी में कराची वाले देख रहे हैं, सिंध वाले देख रहे हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं पैसा सिंध का है। लेकिन अंदरूने खाना जो कार्रवाई की जाती है, आप डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगा कि वफाकी हुकूमत कह रही है ये पैसा हमारा है। अच्छा मुर्तज़ा साहब, अगर आपने जिस तरह से कहा कि जो आपका पैसा है 700 750 अरब, वो प्रोजेक्ट्स आपने करने हैं, जो उनका पैसा है वो एक उसके तहत कॉर्पोरेशन के तहत। फराज साहब जैसा आदमी ये कहता है कि हम इनको पैसे नहीं देंगे, तो भाई आप यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो अगले दिन ही उन्होंने कहा कि जी अगर होंगे भी तो नहीं देंगे, मतलब इनको नहीं देंगे। अच्छा यही रुके जरा, देखिए खुद इबाम क्रिएट करते, अगर होंगे भी तो नहीं देंगे। इसका मतलब वफाकी हुकूमत ऐलान करने के बाद वफाकी हुकूमत का तर्जुमान वफाकी वजीर इत्तलात खुद लोगों के अंदर डाउट क्रिएट कर रहा है कि अगर होंगे भी तो इसका मतलब पैसे नहीं है उनके पास। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शिबली फराज साहब कह रहे हैं। बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की। दूसरी चीज ये, उन्होंने तासुर देने की कोशिश की कि पैसा सिंध हुकूमत, चोरी चकारी, करप्शन। वफाकी हुकूमत अपने प्रोजेक्ट्स खुद चलाएगी, हमें पैसा नहीं दे, हमें उनका पैसा नहीं चाहिए। बिल्कुल। बट कराची का हक है ये। कराची ने वफाकी हुकूमत को, पीटीआई को 14 एमएनएज दिए हैं, 4 एमएनएज एमक्यूएम को दिए हैं, 18 एमएनएज हैं जो सब वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं। 4 वफाकी वुज़रा हैं जो कि कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, और कराची को पीएचडीपी में कुछ पैसे नहीं देते ये। अच्छा एक चीज मुझे और बताइएगा कि ये पहरेदारी किस तरह से करेंगे? अगर ज्यादा पैसा ही आपका है, 750 अरब आपका है, तो आप तो इनका चौकीदार हायर नहीं करेंगे पहरेदारी करने के लिए। जाहिर है कि आईनी हदूद के अंदर सिंध हुकूमत भी काम कर रही है, पूरे फेडरेशन के हम लोग साथ हैं। तो किस तरीके से आप समझते हैं सिर्फ सियासी बातें हैं कि हम जो है वो एक एक पैसे की हिफाजत करेंगे और 1100 अरब का चारा ने भी यहाँ वहाँ नहीं होने देंगे, ये सियासी बात है या इसमें कोई उनका ऐसा इन्वॉल्वमेंट भी होगा इस सारे चीज को मॉनिटर करने के अंदर कि 1100 अरब रुपए उनकी जेब से आ रहे हैं जो वो मॉनिटर करेंगे? मुझे समझ नहीं आती ये बात। थोड़ा तो होमवर्क क्या करें ना ये लोग बात करने से पहले। मतलब 1100 अरब रुपए अगर वो ला रहे हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने, चीफ मिनिस्टर सिंध ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ऐलान किया कि 802 अरब रुपए हम दे रहे हैं, तो इस रिक्वेस्ट के साथ ऐलान किया था कि हम उम्मीद करते हैं कि वफाक इसको मैच करेगी। ये ऑन रिकॉर्ड है। तो मैं तो बड़ा खुश होता कि जी 800 अरब रुपए हम लगा रहे हैं, 800 अरब वो लगा रहे हैं। मेरे शहर के अंदर 1.6 ट्रिलियन रुपीस इन्वेस्ट होते, मेरे शहर का सिचुएशन चेंज हो सकती थी, लेकिन वो नहीं किया उन्होंने। 300 350 अरब रुपए की कंट्रीब्यूशन कमिट किया उन्होंने। अल्लाह करे कि माजी के वादों की तरह ये हवा में ढेर ना हो। उसमें भी आप कहते हैं कि 100 अरब के करीब उनका अपना है, बाकी सारा पब्लिक। ये मैं नहीं कहता हूँ, आप कहेंगे मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर लूंगा आपके साथ। मुर्तज़ा साहब एक ब्रेक ले लूं। मैंने आपसे ही पूछना है कि आप लोगों के पास 700 अरब कहाँ से आएंगे? 750 अरब बहुत बड़ी खतीर रकम है, बजट पूरा बन जाता है। इसमें नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मुर्तज़ा आप साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद उनसे मजीद तफसील। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत के जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जो खास तौर पे सिंध हुकूमत कहती है कि ज़्यादा पैसा हमारा है, यानी कि 1100 अरब की बात हो रही है, जिसका ऐलान यहाँ से कुछ फासले पे गवर्नर हाउस में इमरान खान साहब सीएम साहब को बैठा कर करके गए। मुर्तज़ा वहाब साहब, ये 750 अरब आपके पास कहाँ से आएंगे? आप लोगों का भी बजट महदूद है, इतना तो कोई बड़ा बजट नहीं है कि पैसे रखे हुए थे लगा नहीं रहे थे बस। ये आपने बड़ी मैं समझता हूँ अहम सवाल किया, और हमने जो ऐलान किया पूरे होमवर्क के साथ किया है। और इसीलिए मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि इन प्रोजेक्ट्स के हिस्से हैं, कुछ हैं जो इमीडिएटली होंगे, कुछ मीडियम टर्म है, कुछ लॉन्ग टर्म है।
अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ मिसालें देता हूँ मैं आपको। 750 अरब की फंडिंग के कंपोनेंट पहले आपको बता दूंगा। सबसे पहला सोर्स उसकी है हमारी अपनी एडीपी, हमारा अपना बजट। ठीक। दूसरी उसकी सोर्स है वर्ल्ड बैंक फंडेड, जो स्पेशली सेवरेज और वाटर रिलेटेड हमारे इनिशिएटिव्स हैं। तीसरी सोर्स है एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडेड, जिसके अंदर हमारी जो मास ट्रांजिट की येलो लाइन वगैरह है वो शामिल है। चौथा जो इसका एस्पेक्ट है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। आपको पता है कि पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव पे सिंध हुकूमत ने बड़ा काम किया है और बड़ी सक्सेस स्टोरीज हमने क्रिएट की हैं। इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को 5th बेस्ट इन एशिया भी डिक्लेयर किया था। और जो आखिरी सोर्स है वो बहरिया टाउन में जो पैसे जमा है, गालिबन अभी कोई 60 अरब रुपए के करीब है जो जमा हो चुके हैं वो। तो ये 5 इसके कंपोनेंट्स हैं। अब मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कौन सी चीज़ है जो कराची वाले इमीडिएटली देख सकेंगे। लियारी एक्सप्रेसवे एक ज़माने में फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया था, बिल्कुल ठीक। बड़ा अरसा लगा बनाने में, बट बना दिया, एक साइड बन के पूरा हो गया था वो। उसी तरह उसको हमने रेप्लिकेट किया मलिर एक्सप्रेसवे में। कराची शहर से 2 नदियाँ गुजरती हैं, ठीक है, और ट्रैफिक कंजेशन जो है जो शहर की, उनको आप डाइवर्ट करने का एक बेहतरीन आपके पास रास्ता है। तो सिंध गवर्नमेंट ने आज से कोई 1.5-2 साल पहले फैसला किया कि जिस तरह लियारी एक्सप्रेसवे बनाया था उसको अब सिंध गवर्नमेंट खुद मलिर के ऊपर इस्टेब्लिश करे। तो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसका प्रपोजल फ्लोट किया, इसके अप्रूवल्स कराए, इसकी तमाम फिजिबिलिटी कराई, स्टडी कराई, और अप्रूवल्स के बाद इसके टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया। और टेंडरिंग के बाद एक सक्सेसफुल जो लोएस्ट बिडर था उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड दिया जा चुका है। वो फाइनेंशियल क्लोज वगैरह उसका हो गया है या होने वाला है। गालिबन 1 अक्टूबर को उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी जाएगी, ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट इनिशिएट हो जाएगा, तमाम अप्रूवल्स हो चुके हैं। ये वही है जो मस्जिद आयशा के पास से उठेगा? मस्जिद आयशा से थोड़ा आगे मलिर की तरफ से उठेगा। मस्जिद आयशा तो आप समंदर पे आ गए, एक्चुअली वो दरिया नहीं है वहाँ पे, नदी नहीं है, ये कॉजवे की करीब से उठेगा और स्ट्रेट ये सुपर हाईवे जाएगा। तो शहर में जो ट्रैफिक था आपका वो कंजेशन, उसको आप रिजॉल्व करने में कामयाब होंगे। इसका जो कंप्लीशन टाइम है वो 24 से 30 महीने है और ये स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी जो काम सिंध गवर्नमेंट करने जा रही है वो है येलो लाइन का, ठीक है। येलो लाइन का मंसूबा हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की मुआवनत के साथ लोन लेके कर रहे हैं। उसकी तमाम अप्रूवल्स हो चुके हैं, उसका डिज़ाइन अप्रूव हो चुका है, उसकी फंडिंग अप्रूव हो गई है। 3 से 4 महीने लगेंगे उस प्रोजेक्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग करने में। तो आई एम कॉन्फिडेंट, जो हमें बताया गया डिपार्टमेंट की जानिब से, कि गालिबन दिसंबर एंड या जनवरी में उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी जाएगी, ठीक है। तीसरा इनिशिएटिव जो कि नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे को कनेक्ट करता है, उसको लिंक रोड बनाने का प्रोजेक्ट है, उसको सिंध गवर्नमेंट ने काम स्टार्ट कर दिया है। उसकी फिजिबिलिटी वगैरह बन चुकी है, डिज़ाइन वगैरह बन चुका है। उसकी टेंडरिंग का प्रोसेस अगले कुछ हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगा, उसकी टेंडरिंग भी हो जाएगी, उसका काम भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। चौथी चीज़ जो सिंध गवर्नमेंट कर रही है, जिस पे काम ऑलरेडी चल रहा है और जो अच्छी खबर, जैसे आपने देखा कि हमने सदर में पीपल स्क्वायर क्रिएट किया, उसी तरह हम इब्राहिम हैदरी के एरिया में, कोरंगी के एरिया में एक और पब्लिक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे ना सिर्फ सेवरेज को, रोड को रिड्यू किया जा रहा है, लेकिन पब्लिक स्पेस एमिनिटीज़ को क्रिएट किया जा रहा है ताकि वहाँ की आबादी जो है उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सके, उनके पास वो जगह अवेलेबल हो। वो अगले 40 रोज़ में इंशाल्लाह इनॉग्रेट कर दी जाएगी, पब्लिक के लिए ओपन कर दी जाएगी। काम चल रहा है इस वक्त। इसी तरह एक और काम हम मलिर में कर रहे हैं, वो भी अगले 40 से 45-50 रोज़ के अंदर, गालिबन 2 महीने का आप टाइम इन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए दे सकते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। इसी तरह हमारे वर्ल्ड बैंक के साथ सेवरेज ट्रीटमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं। हमारे रेड लाइन एक और कंपोनेंट है मास ट्रांजिट का। कराची सर्कुलर रेलवे जो कि सीपेक का हिस्सा है, उसको कराची सर्कुलर रेलवे को सीपेक का हिस्सा सिंध गवर्नमेंट ने बनवाया था 2016 में, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त की जो हुकूमत थी, जो कि मियाँ साहब की हुकूमत थी, शायद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत थी, उसने भी उसको वो प्रायोरिटी नहीं दी और खान साहब ने भी 2 साल से उसको कोई प्रायोरिटी नहीं दी। बट उसकी तमाम अप्रूवल्स, उसकी फीजिबिलिटी, उसका जो PC1 है वो सिंध गवर्नमेंट अप्रूव करा चुकी है फेडरल गवर्नमेंट से। उसको भी हमें समझते हैं कि 300 अरब का जो एक लोन आएगा चाइनीज़ गवर्नमेंट की जानिब से, उसको तेज़ी के साथ करने की ज़रूरत। सिमिलरली NDMA के इश्तराक के साथ आप जो गुज्जर नाले के अतराफ़ हैं वहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन करेंगे, इंक्रोचमेंट को भी रिमूव करेंगे और वहाँ पर सड़क तामीर की जाएगी। 2 और बड़ी अच्छी चीज़ें की जा रही है जो कि 1100 अरब का पार्ट नहीं है, लेकिन वज़ीर आला सिंध ने इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, कराची वालों का हक़ समझते हुए इसका फ़ैसला किया है।
एक तो जो साइट एसोसिएशन का एरिया है, हमारा साइट लिमिटेड का एरिया है, वो बड़ा तबाहाली का शिकार है, टूटी हुई। तो उसके लिए वज़ीर आला सिंध ने उसूली मंजूरी दे दी है, उसकी फिजिबिलिटी इस वक्त की जा रही है। अगले कोई महीने से 1.5 महीने में तमाम अप्रूवल का प्रोसेस हो जाएगा और हमारी कोशिश होगी कि इसी फाइनेंशियल ईयर में कोई 18 रोड्स हैं गालिबन उस एरिया की जिनको रीडू किया जा रहा है। सिमिलरली कराची के आवाम बीच जब जाती है तो उसको तकलीफ का सामना करना पड़ता है बिकॉज वो रोड अगेन खस्ता हाली का शिकार है। तो उसको भी वज़ीर आला सिंध ने अप्रूव कर दिया है, उसको भी इसी माली साल में स्टार्ट करके कंप्लीट किया जाएगा ताकि कराची वाले सैर व तफरीह के लिए जो बीच का रुख करते हैं उनके पास एक अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो ताकि वो भी आसानी के साथ बीच तक पहुंच सके। अच्छा, वफाकी हुकूमत भी 200-250 अरब लेके आएगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, तो वो आपको लगता है कि वो उसके लिए कोई उन्होंने वर्किंग शुरू कर दी है या वो 3 साल के बाद शुरू होगी जब सब खत्म हो जाएगा? इसमें बेहतर चीज़ तो मैं समझता हूँ आप अगर किसी वफाकी हुकूमत के किसी वज़ीर से या तर्जुमान से पूछें तो वो आपको जवाब दे पाएंगे। बट जहाँ तक मेरी इत्तला है सर, होना तो आपकी ज़मीन पे काम है। ज़मीन तो पाकिस्तान की है एक्चुअली, ज़रा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि उनकी ज़मीन भी है। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, ये सोचने की ज़रूरत है। और ये गिला हमारा भी सैलाब में भी वफाकी हुकूमत से है कि यहाँ जो लोग बसते हैं वो पाकिस्तानी हैं। हुकूमत पाकिस्तान का फ़र्ज़ है कि उनको लुक आफ्टर करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म के सामने भी ये इशू रखा था जब वो कराची आए थे, फिर एक ख़त भी उनको भेजा था रिलीफ के हवाले से, लेकिन रिस्पांस नॉन एग्जिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर साहब का इस हवाले से। जो मेरी इत्तलात है, हमारा अपना सूबा सिंध का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम है वो बड़ा रोबस्ट, विगरस, स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम है जिसको इंटरनेशनली अब रिकग्नाइज किया जाता है और हमने सूबा सिंध के अंदर बड़ी सक्सेस स्टोरीज क्रिएट की हैं। थरकोल इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कराची ठट्टा डुअल कैरेज वे वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी, हमने बनाया उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाया। आज आप देख सकते हैं बेहतरीन झिरक मलकटियार ब्रिज रिवर इंडस के ऊपर कोई गालिबन 2.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, उसको सिंध गवर्नमेंट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में किया। हैदराबाद मीरपुर खास डुअल कैरेज वे हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में की। बहुत सारे अस्पतालों के साथ हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मैकेनिज्म काम कर रहा है। और एक और काम हम घोटकी कश्मोर कंदकोट को ब्रिज के जरिए रिवर इंडस पर कनेक्ट कर रहे हैं, वो भी तमाम अप्रूवल उसके हो चुके हैं, उसका आज इन्वायरमेंट अप्रूवल भी हो चुका है, तो उसके ऊपर भी काम स्टार्ट कर लिया जाएगा। तो हमारा जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम है वो हमारी प्रायोरिटी है। अच्छा, और हमारे दिल से करिए बिकॉज उसका शॉर्ट फॉर्म बनता भी है पीपीपी। तो मेरे ख्याल में शायद खान साहब को पीपीपी से या वफाकी हुकूमत को पीपीपी से कुछ इशू है, इसलिए वहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहा। मैंने अभी तक फेडरल गवर्नमेंट का कोई पीपीपी इनिशिएटिव नहीं देखा है। अच्छा मुर्तज़ा साहब, आप लोगों के दरमियान बड़ी सियासी दूरी है। असम्बलीज के अंदर जो कुछ होता है वो तो एक अपनी जगह है, फेटफ के मौके पे जो कुछ हुआ वो भी अपनी जगह है, मतलब नेशनल असम्बली की सतह पर। लेकिन इस हद तक सूबाई असम्बली की सतह पर भी यही है। लेकिन इस हद तक मामला था कि वज़ीर आला सिंध ने बयान दिया कि अगर बुला लेंगे तो चला जाऊंगा, अगर एयरपोर्ट पे बुला लिया तो इस्तकबाल के लिए चला जाऊंगा। गो कि अगले दिन वो मौजूद थे गवर्नर हाउस के अंदर, लेकिन बहरहाल एक दूरी नजर आती है। फिर जब कराची में नुकसानात होते हैं, बारिशें होती हैं, तो पहली कॉल गवर्नर सिंध को जाती है जिनके पास शायद पेट्रोल डलवाने का इख्तियार भी ना हो अपनी गाड़ी के अंदर। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सियासी दूरी है। मजीद अगर मुस्तकबिल में सियासी दूरी आई तो क्या उसके नतीजे में ऐसा तो नहीं होगा कि सारे मनसूबे किसी सियासी इख्तलाफ, किसी सियासी गर्मी की जो है वो हिद्दत के अंदर पिघल जाए? तो फिर कराची वाले फैसला करेंगे किसने उनके साथ क्या किया। देखिए, मैं तो बड़ा खुल के आपको ये कह रहा हूँ कि जो डिलीवर करेगा कराची वालों के सामने मैं समझता हूँ कराची वाले उनको अप्रिशिएट करेंगे। पीटीआई करे 100 बिस्मिल्लाह, पीपल्स पार्टी करे 100 बिस्मिल्लाह। इट इज़ बियॉन्ड पॉलिटिक्स। देखिए, मेरा कोई सियासी एजेंडा भी नहीं है कराची की तरक्की के हवाले से। कराची पाकिस्तान को चलाता है, अगर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में इशूज़ होंगे तो प्रॉब्लम होगी। देखिए ना, तमाम इश्यूज़ के बावजूद कराची का जो ऑपरेशन था वो इसी सिंध हुकूमत ने लीड किया, हमारे चीफ मिनिस्टर ने लीड किया, और आज आप उसके पॉजिटिव असरात देखते हैं कि कराची एक बार फिर रोशनियों का शहर बन चुका है। जो माजी में कराची में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मैं समझता हूँ एक कलेक्टिव विजडम की ज़रूरत है, बेटर सेंस शुड प्रिवेल। मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म का स्टेक है कराची शहर में, बिकॉज ए वो इलेक्ट हुए कराची से, बी फेडरल गवर्नमेंट के बहुत सारे कंट्रोल्ड एरियाज हैं, सी
कि कराची पाकिस्तान के जो रिजर्व्स है, पाकिस्तान का जो रेवेन्यू, उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं समझता हूँ अपने दिल को वसी करने की ज़रूरत है और आइन को फॉलो करने की ज़रूरत है। आप भी समझते हैं कि वो अपने मंसूबों पे कायम रहेंगे? कम से कम आप लोग कायम रहेंगे जो आपने 750 मंसूबों? मैं तो देखिए, मैंने आपको कोई हवा में तीर नहीं चलाया। मैं पीटीआई से मेरा ताल्लुक नहीं है, तो मैं इसलिए हवा में तीर नहीं चलाता। मैं होमवर्क की भी बात, ग्राउंड वर्क की भी बात आपके सामने करता हूँ, और मैंने वही बात आपके सामने की जिसके कागजात, अप्रूवल्स मैंने खुद देखे। मुझे भी तसल्ली है कि हाँ ये चीज़ होगी, शायद 3 माह में ना हो, 4 माह में हो जाए। बॉटलनेक्स आते हैं एट टाइम्स, लेकिन विल, कमिटमेंट, अप्रूवल्स तमाम के तमाम उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से अल्लाह करे यही चीज़ फेडरल गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट करे। माजी की एक्सपीरियंसेस मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं, ठीक, मुझे डाउट करने पर मजबूर करते हैं। K4 और S3 कहां पर अटके हुए हैं? आपकी तरफ से मसला है, क्योंकि जब आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग वफाक पे डालते हैं। वफाक बोलता है कि मतलब वो तो एकदम कह देते हैं कि सिंध हुकूमत करना ही नहीं चाहती, तो कहां अटका हुआ है? अटका हुआ तो कराची में ही है, लेकिन किसकी वजह से अटका हुआ है मैं उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ। देखिए, जब तक फैक्ट्स आपके क्लियर ना हो ना, तो मैं समझता हूँ आप चीज़ों को समझ नहीं सकते। और पीटीआई की गवर्नमेंट का प्रॉब्लम ये है कि वो रेट्रिक ड्रिवन है, वो वर्क ड्रिवन नहीं है। तो उनका तासुर था कि जी K4 में करप्शन हो रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब 16 सितंबर 2018 को कराची तशरीफ लाए। मैं डेट कोट कर रहा हूँ, गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई, उनको बताया कि बहुत करप्शन हुई है, काम रुकवा दिया गया। काम तो कर भी आप नहीं थे, नेस्पाक कर रही थी। नेस्पाक को ऑडिट करने का काम दिया गया और वो ऑडिट किया, उसने, हमने करवाया उससे ऑडिट। लेकिन जो काम रोकने का फैसला था, वो अगर आप कहेंगे मैं उसकी भी आपसे डॉक्यूमेंट शेयर कर लूंगा। 16 सितंबर 2018 16 सितंबर 2018 को K4 के हवाले से भी फैसला उन्होंने किया। 2 और बॉटलनेक्स है, आप चाहेंगे मैं उसका भी आपसे डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा कि एक तो ये फैसला, दूसरा एक डेट कमीशन वफाकी हुकूमत ने बनाया था बीच में। डेट कमीशन ने K4 के तमाम कागजात को, रिकॉर्ड को, अफसरान को इस्लामाबाद में तलब कर लिया, काम रुक गया। तो जब इस तरह की इंटरफेरेंसेस होंगी, इस तरह के बॉटलनेक्स होंगे, तो प्रॉब्लम्स अब कहां अटका हुआ है? बनेगा इसकी 1100 अरब के अंदर है वो। जी। अब जो है K4 की 100% जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत ने ले ली है। जो माजी में हमसे ना पूछा जाए, ग्रीन लाइन उनकी जिम्मेदारी है कंप्लीट। ठीक, 16 सितंबर 2018 को वजीर आजम ये फैसला कर चुके थे कि अब हमारी जिम्मेदारी हम बसेस गवर्नमेंट से नहीं लेंगे। 16 सितंबर 2018, पूरे 2 साल हो गए, बस क्या टायर भी नहीं आया अभी तक। तो मैं इसीलिए बड़ी गुजारिश करता हूं कि होमवर्क करके, ग्राउंड वर्क करके अगर ऐलानात करेंगे, शायद वजीर आजम की नीयत सही होती है, लेकिन वो जो चैंपियंस उनको मशवरा देते हैं, शायद वो। मुर्तज़ा साहब एक वक्फा ले लेते हैं, फिर आपकी तरफ दोबारा आते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा। मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद दोबारा आते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत। उनसे बहुत सारी ऐसी चीज़ों का जवाब ले रहे हैं कि जिसके ऊपर इससे पहले इबाहम था। मुर्तज़ा साहब, लोग आपके हवाले से एक शोर शराबा होता है कि कीमाड़ी को आपने ज़िला बना दिया खुद ही, मतलब रातों रात। ना वहाँ पर कोई पब्लिक हेयरिंग की, ना उसकी जो है वो कोई मेले वकू का जायज़ा लिया, ना उसके हवाले से जो है ना वो यहाँ के स्टेक होल्डर से पूछा। क्या जल्दी क्या थी उस हवाले से? जो लोग इल्जाम लगाते हैं उनसे सवाल पूछें, कहाँ लिखा हुआ है कि पब्लिक हियरिंग होगी? वो कहते हैं आईनी इसके अंदर बताइए कहाँ, मुझसे उनसे सवाल पूछ। बैरिस्टर आप हैं, आपको बताएं। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। क्या रिक्वायरमेंट होती है? कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देखें, जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, उनका लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। ये हुकूमत का इस्तेहकाक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इस्तेहकाक है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर आप डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं और आप फैसला किया जाता है। माजी में मैं आपको मिसालें इसी सूबा सिंध के हवाले से देता हूँ। हैदराबाद ज़िले को 2005 में अरबाब गुलाम रहीम और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की हुकूमत थी, 4 जिलों में तकसीम किया गया। हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अल्लायार, मटियाली। बिल्कुल ठीक है। दादू जिले को दादू और जामशोरों में बाइफरकेट कर दिया गया। जैकबाबाद जिले को जैकबाबाद और कश्मीर में बाइफरकेट कर दिया गया। लाड़काना को लाड़काना, कंबर, शदादकोट में बाइफरकेट कर दिया गया। और गालिबन उमरकोट को भी उसी ज़माने में एज अ डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया था। तो उस ज़माने में कोई पब्लिक हियरिंग हुई थी? कोई सियासी मकसद था क्या? हैदराबाद में चूँकि हमारा नाज़िम था, उस नाज़िम की पोजीशन को ख़त्म करने के लिए तमाम चीज़ें की गई थी। लाड़काना में हमारा नाज़िम था, हमारी मेजॉरिटी थी, हमारी मेजॉरिटी को सल्व करने की कोशिश की गई थी। तो जो लोग आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं,
माजी में तो उनका अपना किरदार मैंने आपको बता दिया, और जिसने मुखालफत की है, वसीम अख्तर साहब का मैंने स्टेटमेंट सुना था। वसीम अख्तर साहब 2005 की काबीना के रुकन थे। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बाइफरकेशन की खुलकर मुखालफत की, अभी किमाड़ी जिले की खुलकर 2005 में नाजिम बनने से पहले वो भी सूबाई काबीना का हिस्सा थे। तो मुझे दुख होता है लसानी बुनियाद पे आपने इसको बनाया है कि जो तो हैदराबाद को लसानी बुनियादों पर उन्होंने क्रिएट किया था, ये मान रहे हैं। लाड़काना को लसानी बुनियादों पर बाइफरकेट किया था। जैकोबाद को देखिए, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करता हूँ। मैंने आपको डेट कोट कर दी। अच्छा, वो गलत करेंगे तो आप भी गलत करेंगे। ये आप समझते हैं कि ये आईनी हक है, उन्होंने भी ठीक किया, आपने भी ठीक किया? ये आईनी चीज नहीं है, कानूनी चीज है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो लॉ है वो हुकूमत को इस बात की इजाजत देती है कि आप डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुकूमत का इस्तेहकाक है। माजी की हुकूमतों ने भी ये चीज की है, मौजूदा हुकूमत ने भी ये चीज कर ली। मैं इसके रैशनल आपको बताता हूँ। किमाड़ी सूबा सिंध, किमाड़ी कह रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सूबा सिंध का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, 39,50,000 गालिबन उसकी पॉपुलेशन है, जो 2017 के रिजल्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। सबसे बड़ा जिला है। उस जिले के अंदर आइलैंड्स हैं, उस जिले के अंदर इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, उस जिले के अंदर बिजनेसमैन भी है, आम आदमी भी है, मजदूर भी है, हर तरह का आदमी है। जो शख्स बाबा भेट आइलैंड पर रहता है वो अपना डोमिसाइल बनवाने के लिए बल्दिया टाउन तक जा सकता है, साइड तक जा सकता है। उसके लिए तो टाउन का निजाम भी नहीं था। नहीं, टाउन निजाम तो खत्म हो गया ना। और जो लोग आज इल्जाम लगाते हैं कि कराची को बांटा जा रहा है, वो तो उस निजाम का हिस्सा थे जब कराची के 18 टाउन थे। मुस्तफ़ा कमाल साहब जब कराची के नाजिम थे, सिटी नाजिम, तो कराची शहर के 18 टाउन थे, जिले नहीं थे उस जमाने में। कराची एक पूरा एक जिला था, 18 टाउन थे। तो जब खुद कोई चीज करते हैं तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये इंतजामी बुनियादों पर बनाया गया। बुनियादी मकसद ये कि लोगों को सहूलत मिल सके। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर मुझे अपने घर के करीब मुख्तियार कार का ऑफिस होगा, डीसी का ऑफिस होगा, असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस होगा, तो मैं ज्यादा आसानी से उनसे रुजू कर पाऊंगा। चलिए थोड़ा सा मजीद आगे की तरफ चलते हैं। 2013 का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट था उसके ऊपर बड़े सवालात उठते हैं। खुद वसीम अख्तर साहब ने गुज़िश्ता हफ्ते में इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा कि सीएम के सामने जब अटॉर्नी जनरल बैठा हुआ था, तो मैं था, अटॉर्नी जनरल थे और सीएम थे, तो अटॉर्नी जनरल सीएम को कहा कि जी इस निज़ाम के तहत तो कोई काम नहीं कर सकता, और सीएम साहब ने उसके ऊपर कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। आप समझते हैं कि वो जो एक्ट है 2013 का वो बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर बिल्कुल जो इख्तियारात दिए जाने चाहिए थे वो हैं? क्योंकि महसूस ये होता है कि केएमसी हो या बाकी जो सूबा सिंध के जितने भी अजला हैं, वहाँ पर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं या कमिटीज़ हैं, वो सारी उज़्व मुअत्तल हैं, मतलब उनके पास बहुत महदूद इख्तियारात हैं। तो आप नहीं समझते कि ये इस एक्ट के ऊपर कोई नज़रसानी होनी चाहिए? मैं समझता हूँ हर कानून के ऊपर नज़रसानी होनी चाहिए, क्योंकि कानून की ख़ास बात यह है कि वो एक इर्तिकाई अमल है। आप कोई कानून इंट्रोड्यूस करते हैं, वो कानून इम्प्लीमेंट होता है, आपको उसके अंदर खामियां नज़र आती हैं, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसीलिए असेंबली मार्ज़ वजूद में आती है कि आप कवानीन को बेहतर बना सकें। कोई चीज़ स्टैटिक नहीं होती है, तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो बिल्कुल होती है। और मैं इस बात पर बड़ा कैटेगोरिकली आपको अपना ओपिनियन ये दूंगा कि हाँ, हर कानून के अंदर बेहतरी की गुंजाइश है और लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर भी बेहतरी की गुंजाइश है। लेकिन ये जो तासुर है ना कि इख्तियारात नहीं है, इससे मैं इख्तिलाफ करता हूँ। वो कैसे? नाले साफ करना किसकी जिम्मेदारी है? केएमसी की। 38 बड़े नाले हैं, वो केएमसी की जिम्मेदारी है। 400 छोटे नाले हैं, वो डीएमसी की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत तो नहीं है ना इसके अंदर, बिल्कुल ठीक। वफाकी हुकूमत तो नहीं है। नाले साफ करते हैं लोग, वो तो अपनी किताबों में तो करती है। प्रैक्टिकली करते हैं कि नहीं करते? ये तो हम हशर देख ही लेते हैं, उसमें मैं ना चले आप एतराज कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ, कराची वाले कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। दूसरे पॉइंट पे पार्क्स या तो केएमसी के हैं या डीएमसी के हैं। मुझे कोई एक पार्क बताएंगे आप जो कि पिछले 4 साल में इन्होंने बिल्ड किया हो, डेवलप किया हो, या उसको अच्छी तरीके से मेंटेन किया हो? चले इब्ने कासिम का 2 दफा इफ्तिताह हुआ है, बस चले देख लो। और वो माशाल्लाह दुनिया का वाहिद पार्क है इसमें दरख्त नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बार-बार इफ्तिताह होता है उसका। तीसरी चीज हेल्थ, इनके पास हेल्थ के अपने अस्पताल हैं, अपनी डिस्पेंसरी है। अब्बासी शहीद है, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज है, एक बहुत बड़ा अस्पताल था जो नेमतुल्लाह साहब के जमाने में स्टार्ट हुआ था, फेडरल बी एरिया वाला। एक अस्पताल मुझे बताते हैं जो ये सही तरीके से चला रहा है, वहां तो कोई इख्तियारात का रोना नहीं है ना। चलिए अब तो कहानी KIHD, मैं रिकॉर्ड पे हूँ, 1.5 साल पहले मैंने KMC को रिक्वेस्ट की, मेयर को रिक्वेस्ट की कि KIHD आपसे नहीं चल रहा,
इस KIHD को आप NICVD का सैटेलाइट सेंटर बना दें, हम खुशी खुशी बनाएंगे। फेडरल बी एरिया हो, मलीर साइड हो, गुलशन साइड हो, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, वेस्ट हो, जो उसके मुल्का इलाके हैं, वहाँ की आवाम की बेहतरीन खिदमत होगी उस अस्पताल के जरिए। हम तैयार थे, हम अखराजात बेयर करते, नहीं मान। तो अब एक्ट पे नजरसानी करेंगे, आपको लगता है कि इसमें कुछ इख्तियारात बढ़ा देने चाहिए? मैं तो कम से कम जो आपने सिंध गवर्नमेंट रिकॉर्ड पर है, हमने कमेटी तश्कील दी है जिसका काम ये है कि इस लॉ को रिव्यू करके तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत की जाए और जहाँ जहाँ लॉ के अंदर बेहतरी की गुंजाइश है वो बेहतरी लाई जाए। मैं कुछ चीज़ों पे अग्री करता हूँ कि इख्तियारात दे देने चाहिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि इख्तियारात के साथ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कि ये ना हो कि वो आपको इख्तियारात मिल गए जिस तरह आपके पास 2005-2006 में थे और आप सड़कों को आपने कमर्शलाइज कर दिया। वो घर जहाँ पे 10 लोग रहते थे वहाँ पर आपने ग्राउंड प्लस 20 की इमारत बना दी और सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने ठीक नहीं किया। तो इससे मेरा इख्तलाफ है। मैं समझता हूँ अकाउंटेबिलिटी के साथ अगर इख्तियारात और दिए जाए, मुझे कोई एक बिल्कुल आखिरी सवाल है, ख़त्म होने वाला टाइम। NFC के ऊपर सिंध हुकूमत बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव थी जब आपको NFC लेना था, लेकिन आप सूबाई कमीशन जो है वो नहीं देते, अजला तक इसकी जो है वो मुंतकली नहीं होती, इसकी क्या वजह? ये आपका तनकीद जायज़ है और मैं समझता हूँ कि PFC पर काम होने की ज़रूरत है, लेकिन जो NFC का हाल हुआ है वही PFC का हुआ है। NFC भी 2010 के बाद वापस नहीं हो पाया। आज हम 10 साल हो गए, NFC नया नहीं कर पाए। PFC भी जो गालिबन था वो 2009-10 में तश्कील दिया गया था, उसके बाद उसके ऊपर कंसेंसस अनफॉर्चुनेटली बिल्ड नहीं हो पाया। लेकिन मैं कराची के हवाले से आपको गुजारिश करना चाहूँगा, कराची को सिंध हुकूमत की जानिब से PFC की मद में जो पैसे मिलते हैं उसके अलावा पैसे भी मिलते हैं, जो ग्रांट्स की शक्ल में मिलते हैं, इनकी तनख्वाहों को पे करने की शक्ल में मिलते हैं, इनके बिजली के अखराजात बेयर करने की शक्ल में मिलते हैं। रफली मैं कह सकता हूँ कि 70 अरब रुपए तो सिर्फ KMC को 4 साल में मिले। चलिए मुर्तज़ा साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक लिया दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।